माझा महाकट्ट्याच्या नवीन पर्वात मी ज्ञानदा कदम आपल्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. माझा महाकट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विकहिल, मोटेगावकर सरांचे RCC, जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स आणि आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, कोपावर्ड बाय वाईल्डस्टोन, डिअर गव्हर्नमेंट लॉटरी, सुधीर मांडके लाईट हाऊस गुहागर, चितळे फ्लेवर्ड मिल्क आणि ग्रीन हार्वेस्ट. पार्टनर जीप मेरिडियन, टी पार्टनर सपट परिवार चहा, प्रिंट पार्टनर लोकसत्ता आणि डिजिटल पार्टनर ABP लाईव्ह. अशी बरीच मंडळी असतात की ज्यांना आयुष्यामध्ये कॉम्प्रोमाइज म्हणून किंवा अडचण म्हणून आपल्याला नको असलेले रोल किंवा स्क्रिप्ट कधी कधी स्वीकाराव्या लागतात आणि आपलं करिअर पुढे न्यावं लागतं, आपलं करिअर घडवावं लागतं. पण आयुष्मान खुराना जो आपला आत्ताच्या सत्राचा पाहुणा आहे, आयुष्मान त्या धाडसी लोकांपैकी एक आहे की ज्यानं करिअरच्या अगदी अर्ली स्टेजमध्ये खूप एक्सपेरिमेंटल राहत वेगवेगळे रोल केले, खूप वेगवेगळ्या भूमिका अदा केल्या. त्याला आपले रोल स्वतःच्या मर्जीवरती निवडता आले. अगदी विकी डोनरपासून ते अंधाधून, आर्टिकल 15 ते अगदी कालपरवा त्याचा आलेला ॲक्शन हिरो. आयुष्मानची एक भूमिका कधीच दुसऱ्या भूमिकेसारखी नसते. म्हणजे आयुष्यामध्ये कधी एका साच्यामध्ये अजिबातच अडकायचं नाही याची रिस्क त्यानं घेतली. त्यानं आपल्याला जे करायचं होतं ते करवून दाखवलं. तो किती लेयर्स असलेला अभिनेता आहे हे आपल्या प्रेक्षकांनाही पटलं आणि तो खूप वर्सेटाईल भूमिका त्याच्यामुळे करू शकला, त्यामध्ये यश मिळवू शकला. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव असं आपण म्हणतो आणि याची प्रचिती आपल्या सगळ्यांना आयुष्मानकडे बघून येते. कारण तो वेगळी वाट निवडतो, तो परफॉर्म करतो, तो रिस्क घेतो, तो यश मिळवतो आणि त्याला नशिबाची सुद्धा तितकी छान उत्तम साथ मिळते. एक व्हिडिओ जॉकी, सिंगर ते बॉलिवूडचा स्टार, हा आयुष्मानचा प्रवास नेमका कसा राहिलेला आहे हे आजच्या कट्ट्याच्या माध्यमातून आपण आपल्या महाराष्ट्रातल्या देशातल्या प्रेक्षकांना सांगणार आहोत. तर आयुष्मानला मी विनंती करते की त्यांनी गप्पांसाठी आमच्या मंचावरती यावं आणि राजीव सरसुद्धा. आयुष्मान, आपका स्वागत इस प्रोग्राम में जो पिछले 11 साल से चालू है और शायद ही कोई होगा पॉलिटिकल फील्ड का या बॉलीवुड का जो इस मंच पे न आया हो. और बहुत खुशी है कि एक मेरा फेवरेट एक्टर जो देश के हर एक के दिल को छूने वाला, नई नई भूमिकाओं से उनको जीतने वाला ऐसा एक एक्टर आज मेरे साथ है. ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि इस देश में पैदा होने वाला हर बच्चा ये सोचता है कि मैं बड़ा बन के एक्टर बनूंगा. हजारों लोग हैं कि जो इस सपने को साकार करने के लिए अपने कई गांव से, छोटे गांव से, शहरों से, देश भर से मुंबई आते हैं. लेकिन एक ही अमिताभ होता है, एक ही शाहरुख होता है, एक ही आयुष्मान होता है कि जो सपना है वो पूरा कर सकता है. तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कोई बैकग्राउंड नहीं फिल्म लाइन की, मुंबई में कोई उस तरह से है नहीं कि जो सपोर्ट कर सके. तो एक चंडीगढ़ के बच्चे के मन में ये जो सपना था मुंबई आके स्टार बनने का, वो क्या उसमें थी कि जिसके कारण वो साकार हो गया? आयुष्मान में ऐसा क्या था कि जो हजारों लाखों लोगों का पूरा नहीं होता, आयुष्मान का हो गया? सबसे पहले श्रोतागण को नमस्कार, और जितने भी मेरे से बड़े हैं उनको सादर प्रणाम, और जितने भी दर्शक हैं ABP महाजा के, वो सदा रहे भाग्यवान. इस व्यक्ति विशेष का नाम है आयुष्मान. आपने, मुझे लगता है कि जिन नामों के साथ मेरा नाम जोड़ा है बहुत बड़ी बात है. मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आजकल का जो दौर है आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे अच्छा दौर है. आप किसी भी तबके से हैं, किसी भी शहर से हैं, आप इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, ये इतना डेमोक्रेटिक हो गया है कि अगर आप में टैलेंट है वो छुप नहीं सकता और आपको मौका मिल ही जाएगा. तो मौक़ों की कमी नहीं है. कभी कभी एक बात मैं बोलता हूँ कि सक्सेस इज़ व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. कि जब सक्सेस वो है जब आपकी
तैयारी को मौका मिल जाता है। मौक़ों की कमी नहीं, कभी आपकी तैयारी में कमी रह जाती है। वो तैयारी मैंने बचपन से ही की है, चाहे वो थिएटर में है या रेडियो में है या पब्लिक स्पीकिंग में है। और मुझे लगता है अब ये हर एक बच्चे को, हर एक छोटे शहर के बच्चे को या फिर मिडिल क्लास बच्चे को ये सपने लेने का हक हो गया है। और एक तरीके से उनको उनको एक उम्मीद नज़र आती है, अगर मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये उम्मीद जो है ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि आजकल का दौर एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छा है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये एक सक्सेसफुल एक्टर बोल रहा है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि टैलेंट की कमी नहीं है, मन में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल है। उसके लिए जो भी परिश्रम करना है वो करने की तैयारी है। गांव घर सब छोड़ के वो त्याग करके मुंबई आए हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोग उनको मौका नहीं मिलता। क्या सिर्फ नसीब का खेल है ये? नहीं, देखो, नसीब पर हम टोटली डिपेंड तो नहीं कर सकते। हमारे हाथ में हमारी तैयारी है, हमारा परिश्रम है। नसीब तो होता ही है, लोग तो कहते हैं बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो तो हमेशा रहेगा। एक यूनिवर्स के रैंडमनेस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैंने थिएटर किया है, और भी एक्टर थे मेरे साथ थिएटर करने वाले, मुझसे बेहतर भी थे। तो ये ज़िंदगी का एक नियम है। कभी कभी आपसे टैलेंटेड लोग आपसे पीछे रह जाते हैं, आपसे कम टैलेंटेड लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। तो ये अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लें और इसको एक्सेप्टेंस के साथ अपना परिश्रम करें विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, तो आई थिंक आप खुश रहेंगे और कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा आपको। लेकिन जब छोटा था आयुष्मान, स्कूल में जाता होगा, दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में थिएटर करता होगा, क्या सपना था उसका? मुंबई आने का था, एक्टर बनने का था, सुपरस्टार बनने का था, अलग एक्सपेरिमेंट करने वाला एक्टर, इस तरह की अपनी पहचान बनाऊंगा, ये था? क्या सपना लेके आयुष्मान बड़ा हुआ? मैं एक मिलेनियल हूँ, तो हमारे दौर में ऐसा होता था कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप खुलकर बोल नहीं सकते किसी को कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, लोग मजाक उड़ाने लगते थे। आजकल ऐसा नहीं है, अगर कोई एक्टर बनना चाहता है बोल देते हैं मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो 5 साल का था जब एक्टर बनने की सोची थी मैंने। आपको जब बोलते थे तो आप क्या बताते थे फिर उस वक्त? क्या बड़ा होके क्या बनूंगा? मैं जो आई थिंक वो स्वाद अनुसार लोगों के बता देता था मैं। कभी बोलता था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनने की कोशिश भी की थी। एक टाइम पे लॉयर बनना चाहता था, आर्किटेक्ट बनना चाहता था, जर्नलिज्म तो किया है मैंने, रेडियो किया है, पर एक्टर मेरे मन में था बस कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। और बस मुझे ही पता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और मेरे पापा को पता था बस। आपको और सिर्फ आपके पापा को वैसे पता था? आपने बताया था कि उन्होंने देख वो बड़े लिया था। एस्ट्रोलॉजर है तो उन्होंने हाथ देखे मतलब वो अब वो ऐसा हुआ था कि जब मेरे यहाँ पे आने से कुछ 15-20 साल पहले जब वो मुंबई आते थे अपने काम के लिए, तो किसी को उन्होंने बोल दिया था कि मेरा बेटा यहाँ पर एक दिन आएगा और स्टार बनेगा। मुझे कभी नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने ऐसा बताया उन्होंने था? अपने दोस्त को बोला था कि मेरा बेटा यहाँ पर आएगा और यहाँ पे स्टार बनेगा। तो मुझे, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो करके रखते थे वो कि ताकि हमारा दिमाग खराब ना हो जाए, तो हमेशा से ही क्रिटिकल रहे हैं हमें लेकर, मैं और मेरे भाई को लेकर। और वो क्रिटिकल जो उनकी थिंकिंग है वो अभी तक लागू है, ताकि मतलब घर पे एक ऐसा क्रिटिसाइज करने वाला होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना भी अचीव कर लें। लेकिन आप अभी बता रहे थे कि आप 5-6 साल के थे तब आपके मन में ये पक्का था कि आपको एक्टर बनना है, तभी से था? तो उसके लिए फिर मतलब तैयारी कैसे शुरू हो गई? तैयारी, अब देखो 5-6 साल में तो तैयारी क्या होगी, यही होता था कि जब भी किसी का परिवार में बर्थडे होता था तो मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती डांस करवा देते थे, गाना गवा देते थे, एक्टिंग करवा देते थे। तो वो तैयारी वहाँ से चल रही थी। हाँ, स्कूल में आगे जाकर मेरा पहला प्ले था शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो मैंने किया था। फिर एक और म्यूज़िकल था एंड्रयू लॉयड वेबर का, वो किया था। कॉलेज में आते आते एक थिएटर क्लब शुरू किया था, आगाज़ मंचतंत्र, और उसी थिएटर क्लब को हम देश के कोने कोने में लेके जाते थे। यहाँ तक कि IIT के मूड इंडिगो में हमने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, बिट्स पिलानी गए हैं, मतलब पूरा भारत भ्रमण किया है हमने। और ट्रेन में ट्रैवल करते थे, सेकंड क्लास स्लीपर में, और ट्रैवल करते करते हम 10-15 लड़के थे, गिटार बजाते थे, गाना गाते थे, और खुशी खुशी ट्रेन के जो यात्री थे वो हमें पैसे भी दे देते थे। तो पहले तो उन्होंने खुशी खुशी दे दिया, मैंने कहा ये तो अच्छा काम है,
तो हम अलग अलग स्लीपर कोच में जाकर गाते थे। कभी कभी फर्स्ट क्लास से हम हमारे लिए रिक्वेस्ट आती थी, तो वहाँ पर जाके परफॉर्म करते थे। इतना पैसा इकट्ठा हो जाता था कि हम मुंबई के बाद गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर हो जाता था हमारा। तो ये ऐसी जिंदगी हमने लेकिन जी है। कौन से गाने थे? यही गाने पानी दा रंग साडी गली हमने तब बनाए थे। तब ये नहीं सोच में आता था कि कोई चोरी कर लेगा गाना, नहीं, थैंक गॉड नहीं किया किसी ने चोरी। तो वो ये कंपोज हमने 2001-2002 में कर लिए थे, इसके रिलीज 10 साल बाद हुए थे। लेकिन ये पानीदा जो है वो अगर 2001 का है तो मतलब आप तो बहुत ही छोटे होंगे उस वक्त। आई थिंक तब हाँ 84 2001 16-17 साल के। लेकिन हाँ पानीदार 2003 में बना होगा शायद। या मतलब अभी वो पानीदार का नाम सुनते ही ऐसा लगा कि थोड़ा सुनना चाहिए उसको। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, बचपन से ही वही गाना गा रहा हूँ। ओके आप कह रहे हैं तो गा देते हैं। माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझना ना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझना ना आया। अखां दा नूर वेख के अखियां चो हंझू रुड़दे। क्या बात है। ये ऐसा गाना है ना, कितनी बार भी सुना तो भी दिल भरता ही नहीं है। मतलब और सुनो और सुनाओ, ये वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये लिखा किसने? ये मैंने लिखा है अपने दोस्त के साथ, रोचक के साथ। अच्छा। तो हम दोनों लिखा था 2003 में। तो आपको मतलब गाना लिखना, कंपोज करना और फिर बाद में जाके एक्टर बनना, ये मतलब ये जो प्लान कैसे किया था? इसका रूट क्या? ये शुरू से ये था कि मेरी दादी जो है वो गुरुद्वारा में गाती थी, तो उनको म्यूज़िक का काफ़ी शौक था। शी वॉज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूज़िक एंड फिल्म्स। दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन थी, उनकी मिमिक्री किया करती थी। तो वो एक्टिंग का और जो म्यूज़िक का जो एक कीड़ा जिसे कहते हैं वो वहाँ से आया था। पर बिकॉज ऑफ हर आई बिकेम अ प्योरिस्ट। मुझे हमेशा से पता था कि मैं क्लासिकली ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, और मेरा अभिनय का रियाज म्यूज़िक से ज़्यादा रहा है। और ऑफ कोर्स जब भी हम थिएटर करते थे, म्यूजिकल्स करते थे या स्ट्रीट थिएटर करते थे, अपने गाने खुद कंपोज किया करते थे, तो दोनों का रियाज साथ में चलता रहा। लेकिन आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम मोर ऑफ एन एक्टर देन अ सिंगर। आई एम एन एक्टर हु सिंग्स, नॉट अ सिंगर हु एक्ट्स। लेकिन जब स्कूल में, कॉलेज में आप थिएटर करते थे तो आपको आपके मनपसंदा रोल मिलते थे? मर्चेंट ऑफ वेनिस किया तो शायलॉक का रोल मिला था, नेगेटिव रोल मिला था मुझे। और अब कोई आई थिंक कोई विश्वास नहीं कर सकता कि मैं नेगेटिव रोल कभी करूँगा। लेकिन हाँ ग्रे कैरेक्टर्स बीच में मैंने किए। कॉलेज में स्टार्टिंग में, स्कूल में लीड रोल नहीं मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे कॉलेज में जाते जाते मुझे हमेशा लीड रोल ही मिले। और अश्वत्थामा का किरदार किया था, धर्मवीर भारती का उपन्यास जो अंधा युग है, उसमें अश्वत्थामा का किरदार किया था। दो आई वॉज वेरी स्किनी, बट स्टिल आई थिंक आपकी प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एनर्जी स्टेज पर दिखाते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा रोल पुल ऑफ कर सकते हैं। मुझे ना हमेशा मतलब एक राजेश खन्ना के बारे में, कि राजेश खन्ना ने जब मुंबई में घर, वो बंगला खरीदा, तो उनके किसी चाचा ने कहा कि बंगले का जो पहला नाम था वो चेंज करके वो आशीर्वाद रख लो, क्योंकि उस वक्त फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत थी, लेकिन उतने ही लोग जो मन में गालियाँ देने वाले और मत्सर उस जो कहते हैं वो करने वाले। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बंगलों का नाम आशीर्वाद लिख रखो, ताकि जो भी कोई आपको गालियाँ देने वाला भी अगर खत लिखे तो उसको लिखना पड़ेगा राजेश खन्ना आशीर्वाद। तो मुझे ना वो एक राजेश खन्ना, दूसरा आयुष्मान, तो ये नाम भी इतना अच्छा है कि कोई भी अगर बात करेगा तो आयुष्मान खुराना, तो मतलब ये नाम के साथ तो ये पापा का ही होगा। मेरा शुरुआत में नाम निशांत रखा गया था। निशांत? पहले 3 साल स्कूल जाने से पहले आयुष्मान कर दिया था। हाँ, तो मुझे लगता है कि आई एम द ओल्डेस्ट आयुष्मान इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैंने अब आयुष्मान जो देखे हैं वो छोटे बच्चों के नाम देखे हैं, लेकिन मेरी उम्र में मेरे पूरे स्कूल में कोई आयुष्मान नहीं था। तो जैसे सिद्धार्थ बासु हैं, वो ही इज़ द ओल्डेस्ट सिद्धार्थ फॉर मी। मैंने कोई और 65 साल का सिद्धार्थ नहीं सुना। ऑफ कोर्स आज बुद्ध पूर्णिमा है तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ हैं, लेकिन वैसे किसी का नाम नहीं सुना। तो वो उस टाइम के लिए काफ़ी यूनिक नाम था, और यूनिकनेस थी एक तरह की आयुष्मान में। एक्चुअली जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको देखते हैं अलग अलग
भूमिकाओं में, और मतलब हर आपकी भूमिका बहुत अलग एक दूसरे मतलब एक से दूसरी, लेकिन शायद इसमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी होगा आपके बचपन के बारे में। हो सकता है कि आपने ये इससे पहले सैकड़ों इंटरव्यूज़ में उसके बारे में बोला होगा, लेकिन फिर भी आपके बचपन की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपका एज अ पर्सन आपको बनाने में जिसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है जब आप छोटे थे, और दूसरा आपके पिताजी का खास करके आप पे जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है? दोनों चीज़ें। बचपन में इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा पिताजी और मेरी दादी का रहा है। दादी का इन्फ्लुएंस क्योंकि वो क्रिएटिविटी वहाँ से आई थी, और दादी से ही पिताजी में आई है ऑफ कोर्स। और उस टाइम पर एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देता था बच्चे को। हमेशा चाहते थे डॉक्टर इंजीनियर ही बने, लेकिन उस वक्त में 90s में जितना प्रोत्साहन मुझे मिला एक छोटे शहर में अपनी आर्ट को, अपनी कला को एक्सप्लोर करने का, उसको नर्चर करने का, वो शायद ही किसी और बच्चे को मिला था। और लोग तो सम पीपल यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन इट कि किस किस चक्कर में पढ़ डाल रहे हो इसको, क्यों ऐसा करवा रहे हो आप, ये इसको पढ़ाई करवाओ। पढ़ाई भी करवाते थे। अच्छी बात ये थी कि मेरे पापा ने शर्त रखी थी एक कि अगर आप थिएटर करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज की अटेंडेंस पूरी रखनी पड़ेगी और कॉलेज में टॉप करना पड़ेगा, तभी आप थिएटर कर सकते हैं। तो 3 साल मैंने कॉलेज में टॉप किया और थिएटर भी करता रहा, नहीं तो मेरे को थिएटर करने को मिलता नहीं। तो उनको लगा कि ये एक ऐसी फील्ड है, अगर आप इसमें सिर्फ यही करते रहे और आपके पास कुछ बैकअप ना हो तो शायद पता नहीं क्या होगा ज़िंदगी में। तो ये एक सीख मुझे पापा से मिली थी। उन्होंने बोला था कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसको भी साथ में लेकर चलिए। ये सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा मेरे लिए। लेकिन ये करने के लिए बीच में वाया जर्नलिज्म कैसे हो गया ये? अब वो भी एक तरह का, आई थिंक मैं प्लान बी के साथ हमेशा जाना पसंद करता हूँ। मैं उन एक्टर्स में नहीं हूँ कि मुझे यही करना आता है और मैं यही कर सकता हूँ। आई थिंक वो बहुत ही रिस्की काम है, अपनी ज़िंदगी से इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो और एक और चीज़ थी, जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का था, उसमें बहुत कमाल के कलाकार थे। इरशाद कामिल जैसे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से पंजाब यूनिवर्सिटी के, मनमोहन सिंह हमारे यूनिवर्सिटी से हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। तो काफ़ी हमारी एक एलुमनाई कमाल की थी, एक लेगेसी थी वहाँ की। और जो मास कॉम जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स थे वो थिएटर में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे। तो मुझे लगा एक अच्छा ग्राउंड था वहाँ पर। और मेरे लिए ऐसा है कि मैं इतनी फिल्में नहीं देखता, मैं बस अपने आप को अवेयर रखता हूँ जो इस देश में चल रहा है, और उसी अवेयरनेस से आपको शायद एक फॉडर मिलता है अपनी कला के लिए, अपनी कहानियों के लिए। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग आर्ट बहुत कंज्यूम करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो ही क्रिएटर हों। कि आपने सैकड़ों फिल्में देख ली, बहुत गाने सुन लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिल्म क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आपके लिए ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। आपको सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ सोसाइटी की अवेयरनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि कला वहीं से आती है। आपने पहली फिल्म जो की विकी डोनर, तब तक का तो आपका एज एन आरजे तो आपका करियर सेट हो चुका था। तो वो सेट था इसलिए विकी डोनर के पहले भी आपको ऑफर्स थे? आपने जी आरजे बतौर आरजे मैं दिल्ली में था। 2 साल मैंने वहाँ का मॉर्निंग शो किया है, फिर इवनिंग शो भी किया है। फिर मुंबई में आकर मैं वीजे था, एंकर था। मैंने आईपीएल भी होस्ट किया है, एक सीज़न क्रिकेट भी खेल चुका हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। यस, तब एक मुंबई में एक मेरा बेस बन चुका था, टेलीविज़न पर एक नाम था मेरा एज एन एंकर। इसलिए एक मेरे पास एक तरह का प्रिविलेज कह लें, या फिर एक छूट थी कि मैं अपनी मनपसंद का काम कर सकूं। कोई डेस्परेशन नहीं थी फिल्मों में आने की। काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए लोगों के एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर, और बहुत करीब से देखा बॉलीवुड को, सक्सेसेस को, फेलियर्स को, उनकी गलतियों से सीखा, या फिर उनको करीब से देखा जैसे मैंने कहा। तो मैंने ये सोचा था कि मेरी पहली फिल्म अच्छी होनी चाहिए, एक तरीके से एक मार्क छोड़ना चाहिए, नहीं तो मुझे दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। तो वो पहला कदम बहुत ज़रूरी था।
तो 6 फिल्में मैंने कम से कम 6 फिल्में तो मना की थी विकी डोनर से पहले, क्योंकि मुझे खुद मैं रेजोनेट नहीं कर पाया उससे। बट विकी डोनर एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बहुत क्रेडिबल था, डायरेक्टर बहुत क्रेडिबल थे, शुजित सरकार नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे। एक इशू ऐसा था जो एक क्रेडिबल डायरेक्टर ही कर सकता है, नहीं तो ऐसा इशू के ऊपर फिल्म बने तो बहुत स्लीजी बन सकती है। तो एक बहुत टाइट रोप हमने उसमें वो ट्रेड करनी थी। तो आई थिंक मुझे लगा था कि क्रिटिकल अक्लेम फिल्म होगी, लेकिन जो उसे कमर्शियल सक्सेस मिला वो एक तरह का विंडफॉल था। तो उसे उसे आई थिंक वो जो है वो आपको एक एक्टर से स्टार दुनिया बनाती है। लेकिन जो 6 फिल्में आपने रिजेक्ट की थी, उसके बारे में फिर कभी पछतावा हुआ कि अरे नहीं ये भी करता तो भी चल जाता? नहीं, उन वो 6 फिल्मों में से ऐसा कुछ था नहीं था, मैं कर लेता। लेकिन ऑफ कोर्स बाद में काफ़ी ऐसी फिल्में होंगी जो पछतावा मुझे कभी नहीं होता, रिग्रेट भी कभी चीज़ का नहीं होता। आई थिंक आप जो भी सीखते हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं, और सबसे अच्छी बात यही होती है अगर आपने ज़िंदगी में गलती नहीं की आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कौन सी गलती है जो बहुत बड़ी थी लेकिन आपको बहुत बड़ा मतलब बहुत कुछ दे के गई, बहुत बड़ी सीख दे के गई? आई थिंक पहली फिल्म के बाद जो 3 फिल्में नहीं चली थी, वो ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने मन में एक टिक मार्क बना लिया था। जैसे मैं रीमेक नहीं करना चाहता, या फिर अ, अगर रीमेक करना है तो मैं ओरिजिनल नहीं देखता, स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ें थी जो पहली 3 फिल्मों में हुई, पहली फिल्म की अगली 3 फिल्मों में हुई थी। तो वो मैंने टिक मार्क कर लिया था अपना। और अभी पैंडेमिक के बाद भी आई थिंक अगर आप सही फिल्म सही माध्यम में सही मीडियम में रिलीज़ करें तो बेटर होता है। तो ये भी ये सीख तो चलती रहती है। लेकिन आपने मतलब हर फिल्म में आप रिस्क तो लेते हैं, क्योंकि उस टाइप का सब्जेक्ट उससे पहले किसी ने जो नहीं लिया है उस टाइप का रोल आप चुनते हो और करते हो और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन उन सारे में सबसे रिस्की कौन सा था? मतलब रिस्क तो हर फिल्म में थी। मैंने पूरा का पूरा करियर रिस्क पे बनाया सर। मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। मुझे लगता है कि जब तक मैं रिस्क लेता रहूँगा तब तक मैं आगे बढ़ता रहूँगा, तब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी। बिना रिस्क के कुछ भी नहीं है। बस रिस्क एक चीज़ में नहीं होना चाहिए, फिल्म की बजटिंग पे। क्योंकि अगर सब्जेक्ट रिस्की है तो आप बड़े बजट की फिल्म बना ही नहीं सकते, वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो बजट उसका अगर सेफ है तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो उस कागार पे हूँ कि रिस्क लिया जा सकता है। हर एक फिल्म ऐसी होती है जो पहले कभी ना देखी गई हो, उस सब्जेक्ट को कभी उस विषय को कभी एक्सप्लोर ना किया गया हो। वही मेरी एक पर्सनल ट्रिप रहती है ज़िंदगी की। नहीं, लेकिन रिस्क सब्जेक्ट में है कि डायरेक्टर चुनने में भी है? अब वो दोनों है। मेरी आधी से ज़्यादा फिल्में पहले फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स ने की हैं, और मुझे ये लगता है इट्स लाइक अ गिव एंड टेक टू द यूनिवर्स। क्योंकि मुझ पर किसी ने विश्वास किया था पहली फिल्म में, तो मैं भी लोगों पर विश्वास कर सकता हूँ उनके, या फिर शॉर्ट फिल्म्स देखकर, या फिर उनसे मिलकर, उनसे बातचीत करके उनके विजन का अंदाज़ा हो जाता है एक तरीके से। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। हम स्क्रिप्ट राइटर्स को इतना दर्जा नहीं देते हैं। अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आयुष्मान, एक तो हमें एक गाना हमने सुन लिया आपसे, और भी कुछ सुनना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल कि आप मुंबई में आके भी अभी काफ़ी समय हो गया है, और थिएटर का जिक्र 2-4 बार अभी हुआ, जो थिएटर आपने भी किया है। मराठी थिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मराठी में बहुत अलग अलग किस्म के ड्रामाज आते हैं, संगीत नाटक भी होता है। आप भी गाने वाले एक्टर हैं, तो इसमें से मराठी में कुछ फॉलो किया आपने, कुछ देखा? मराठी थिएटर मैंने नहीं देखा, लेकिन अ, मराठी फिल्में, नागराज मंजुले की फिल्में काफ़ी मुझे पसंद हैं। काफ़ी मिट्टी से जुड़ी होती हैं और एक कटाक्ष करती हैं हमारे समाज पर। गाने भी चाहे हों, वो भी मुझे पसंद हैं। लेकिन हाँ, मैं मराठी बोल नहीं पाता हूँ। कोशिश ज़रूर करता हूँ समझने की, मतलब सगड़ा समझते हैं मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। आई एम गुड विद लैंग्वेजेस, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे जाकर कोई एक महाराष्ट्रन कैरेक्टर प्ले करूँ, वर्कशॉप्स हों। जैसे मैंने मेरी प्यारी बिंदु की थी, उसमें बंगाली सीखी थी मैंने। तो मैं बंगाल कभी उस टाइम पे गया नहीं था, लेकिन फिर भी सीख ली थी, और जितने बंगाली मुझे मिले थे वो कह रहे थे आपने बंगाली अच्छी बोली है। तो होपफुली मुझे महाराष्ट्रन कैरेक्टर मिले, क्योंकि नॉर्मली मेरी सारी फिल्में नॉर्थ इंडियन बेस्ड होती हैं, और तो वहाँ के जो डायलेक्ट्स हैं हम एक्सप्लोर करते हैं, बट आई लव टू एक्सप्लोर मराठी एज वेल। और वो गाना हमने छोटी सी रिक्वेस्ट भी मैंने की थी कि कौन सा? कोई और गाना? हाँ। मराठी गाना तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन नहीं मैंने नहीं फिल्म नहीं, का बिल्कुल नहीं। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया,
ओ तेरा खत है जानिया ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे थैंक यू आयुष्मान, यहाँ से सवाल है। आज का दौर ऐसा है, हम फिल्म का नाम, डायरेक्टर का नाम, बैनर का नाम नहीं देखते। अगर उस फिल्म में आयुष्मान खुराना हो या राजकुमार राव हो, हम थिएटर में जरूर जाते हैं। तो आप दोनों जब मिलते हो तो ऑफ द रिकॉर्ड हो वो मत बताना, लेकिन आप दोनों किस चीज़ पे ज़्यादा बात करते हो और एक दूसरे को किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हो? हम एक्चुअली दोनों एक ही स्टेट से हैं। मैं पंजाबी हूँ लेकिन मैं एक छोटे शहर पंचकुला से हूँ, हरियाणा में है, और राजकुमार भी हरियाणा से है। तो हम एक्चुअली जो भी बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, फिल्मों की कम बात करते हैं, बाकी चीज़ों की ज़्यादा बात करते हैं। तो एक अच्छी कैमराडरी है हमारे बीच में। एक फिल्म कर चुके हैं हम, बरेली की बर्फ़ी, और तब से दोस्ती कायम है। एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स इन द इंडस्ट्री। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो। आपकी भाषाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है, लैंग्वेज पे आपका होल्ड है, तो इसके पीछे कोई स्पेशल रीज़न है या आपने मेहनत ली है? स्पेशल रीज़न मेरी माँ है। बीइंग अ पंजाबी, वो एमए हिंदी हैं और वो हिंदी में ही बात करती हैं। वो हाफ बर्मीज़ हैं। तो बचपन में बर्मीज़ राइम्स भी मुझे सिखाई हैं उन्होंने एक तरीके से। पंजाब में रहते रहते इतनी साफ हिंदी बहुत कम लोगों की होती है वैसे, क्योंकि हमेशा पंजाबी एक्सेंट आ ही जाता है आपके अंदर। बचपन से मैंने हिंदी में थिएटर किया है, पब्लिक स्पीकिंग भी मोस्टली हिंदी में की है, दो आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल। तो लेकिन आई वाज द ओनली वन इन द स्कूल हू स्पीक इन हिंदी, जो हिंदी में पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि मम्मी का काफ़ी एक इन्फ्लुएंस था। नहीं, आपने आपने कहा मम्मी बर्मीज है। वो बर्मा में पैदा हुई थी, वो अच्छा। मांडले में पैदा हुई थी, और वहाँ पर आई थिंक 60s में उनको इंडिया में आना पड़ा था। काफ़ी मास एक्सोडस हुआ था इंडियंस का बर्मा से 1960s में। तो उनको बर्मीज़ और हिंदी फ्लुएंट आती है जी। आपने कहा कि आप कभी भी सिर्फ प्लान ए के साथ नहीं चलते, आपका प्लान बी या प्लान सी भी रेडी होता है। जब आप फिल्मों में आए तो कभी ये सोचा था कि अगर ये प्लान ए है, ये वर्कआउट नहीं होता है, तो आपका प्लान बी क्या था? मुझे लगता है वो फिल्मों, मेरी एंट्री ही एज अ सिंगर एक्टर हुई थी। तो अभी भी मैं कॉन्सर्ट्स करता रहता हूँ, गिग्स करता हूँ, एंकरिंग कर लेता हूँ, 10 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो आई थिंक वो होगा तो कला के क्षेत्र से ही होगा, कुछ होगा। चाहे वो एक्टर नहीं होगा तो सिंगर होगा, एंकर होगा, राइटर होगा, आई डोंट नो क्या क्या होगा, पर होगा कला से क्षेत्र से ही एक जुड़ाव होगा किसी तरह का। आपकी जो फिल्में होती है ना, बहुत ही अलग विषय पे आधारित होती है। जैसे आई थी डॉक्टर जी, कुछ कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स भी होता है जब आप शूटिंग करते हैं तभी। ऑफ बीट रोल्स आप कह रहे हैं? सॉरी, कुछ आई डिडंट गेट योर। ऑकवर्ड मोमेंट जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं तो क्योंकि हम भी कभी कभी ये फील करते हैं, अरे इस सीन के वक्त हुआ क्या होगा सेट पे, ऐसा कभी होता है? अब पता है क्या, जो थिएटर एक्टर होते हैं ना वो बेशर्म हो जाते हैं। उनको कुछ ऑकवर्ड लगता ही नहीं है, क्योंकि पहले एक तो विषय ऑकवर्ड है, अब सिचुएशन में कुछ ऑकवर्ड होगा, वो बेशर्म ही हो जाते हैं, क्योंकि एक्टर का काम ही यही है। जितने भी थिएटर करने वाले हैं उनको सबसे पहले तो उनकी शर्म निकाली जाती है। जैसे असली में बहुत शर्मीला हूँ मैं एज अ पर्सन, लेकिन कैमरा के आगे कुछ में ऑकवर्ड लगता नहीं है मुझे। अच्छा, आयुष्मान जी, मैंने आपकी एक मूवी देखी है। आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है। हाँ। मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज़ देखी है, तो उसमें से एक मूवी है ड्रीम गर्ल्स। उसमें बहुत मस्त मूवी है वो। उसमें जो फीमेल वॉइस है वो आपने निकाली है या फिर दूसरी ली थी, डमी ली थी? ये आपका सवाल बहुत ही सटीक है। ये हुआ ये था कि ड्रीम गर्ल में हमने सोचा था कि हम किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट का इस्तेमाल करके कर लेंगे, लेकिन जब मैंने आवाज़ प्रैक्टिस की और उसको थोड़ा सा हमने ट्वीक किया पोस्ट में, तो वो परफेक्ट बैठ रहा था, तो वो सारी आवाज़ मेरी ही थी। अब अगली फिल्म जो ड्रीम गर्ल 2 आने वाली है, और क्योंकि मैंने रेडियो भी किया है, रेडियो में प्रैंक कॉल्स करते थे तो लड़की आवाज़ में कर लेते थे। यहाँ तक कि रेडियो छोड़ो, असल ज़िंदगी में भी जब 16-17 साल का था, पहली गर्लफ्रेंड से जब फ़ोन पे बात बुलाते थे तो लड़की आवाज़ में बुलाते थे, लेकिन आफ्टर सर्टेन वाइल तो उसके पापा को पता चल गया था। कैसे कैसे कैसे? अब देखो मेरे शर्म आ गई मुझे अब इस बात पे।
क्या करूं मैं अभी कोशिश करता हूं। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। आई डोंट नो, ये ड्रीम गर्ल की पूजा है, लेकिन ड्रीम गर्ल जो दूसरी आने वाली उसमें मैं दिखने भी लड़की वाला हूँ। वो उसके पीछे बहुत अलग कहानी है, जब ट्रेलर आएगा तब समझ आएगी आपको। आयुष्मान जी नमस्कार। नमस्कार। एक पेरेंट होने के नाते आजकल एक सवाल जो न्यायालय में आके खड़ा हुआ है, समलिंगी संबंधों पे जो आजकल चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। कैरेक्टर तो आपने भी उसका प्ले किया है 2-3 साल पहले, तो सवाल तो आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का कैरेक्टर करते वक्त क्या आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस किस तरह से होता है? आप व्यक्तियों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं? नॉर्मल आदमी हम आपके जैसे ही वो लोग होते, कुछ अलग पैदा नहीं होते, लेकिन समाज जो उन्हें अलग रखने की कोशिश करता है, आप अपने फिल्म्स के ज़रिए क्या इस तरह का कोई संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग भी नॉर्मल ही होते हैं? क्या कहेंगे? बिल्कुल, शुभमंगल ज़्यादा सावधान हमने की थी, वो पैंडेमिक से बिल्कुल 3 महीने पहले रिलीज़ हुई थी, 2 महीने पहले रिलीज़ हुई थी। आखिरी फिल्म थी शायद थिएटर में पैंडेमिक से पहले। और जिस शहर से मैं आता हूँ, छोटे शहरों में इसका टैबू और ज़्यादा होता है। फिर जब मैं दिल्ली गया, मुंबई आया और मैं कम्युनिटी के लोगों से मिला, तो मेरा पहला इंडक्शन था, एक तरीके से इंट्रोडक्शन था उनसे। और आप फिर उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको पहचानना चाहते हैं, आप अपना होमवर्क करते हैं या फिर, लेकिन जो एक लिव्ड इन जो पीड़ा होती है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। बिल्कुल ये ऑडियंस के लिए एक इंडक्शन थी ये फिल्म शुभमंगल ज़्यादा सावधान। जो भी एक्टर्स कर रहे हैं, गे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, पर वो एक तरह का इंट्रोडक्शन है ऑडियंस के लिए, ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक इसकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। जो एक्टर ये किरदार प्ले कर रहा है वो भी अगर कम्युनिटी से हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही उस कम्युनिटी को आगे लेकर जाएगा, उनको प्रोत्साहन देगा, उनकी कहानी आप बीती जो है वो लोगों तक पहुंच जाएगा। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाय, मेरा नाम संदीप पाठक है और मैं मराठी फिल्म और थिएटर करता हूँ। हम दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि हम दोनों एक्टर बनने के लिए गांव से मुंबई आए हैं। और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं बीड डिस्ट्रिक्ट में माजलगांव नाम का गांव है, जहाँ पे पानी बहुत कम आता है, मतलब ऊपर से भी और नल में से भी। और मैं जब मुंबई आया था तब मुझे पहले देखना था कि समंदर क्या होता है, और मुझे थोड़ा डर था कि मैं देखकर मुझे चक्कर ना आ जाए, क्योंकि इतना पानी मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। तो मैंने एक इंटरव्यू में आपकी एक बात सुनी थी कि जब मुझे मुंबई में आने के बाद समंदर देखना था, और आप जब मुंबई में आए तब आपको समंदर को देखना नहीं था, तो वो क्या है हमें बताइए। वो ऐसा था कि मैंने अपने लिए एक शर्त रखी थी। मैं इसको थोड़ा सा इससे पहले जाना चाहूँगा कि मैं चंडीगढ़ में जब थिएटर कर रहा था तो हमारा प्रोडक्शन चल रहा था और मैं उसमें लीड कैरेक्टर था। और मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे मास कम्युनिकेशन मास्टर्स के, और मेरे थिएटर प्रोडक्शन वाले लोग थे, कहते कि थिएटर कर लो आप, इसके बाद हम यहाँ थिएटर करेंगे। एंड माय फादर वाज लाइक, नहीं, आपको एकदम आपके एग्ज़ाम्स के बाद मुंबई जाना है, ये आपकी टिकट है, बैग पैक हो चुके हैं एंड यू आर लीविंग फॉर मुंबई। पर मैंने बोला कि मैं तो थिएटर प्रोडक्शन चल रही है यहाँ पर। उन्होंने बोला आपकी ज़िंदगी का मोमेंटम टूट जाएगा। एक प्रवाह होता है ज़िंदगी का कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप फ्री हुए यूनिवर्सिटी से, आप एकदम निकल जाओ। अगर आप 2 महीने यहाँ रुके तो 2 साल 10 साल यहीं पड़े रहोगे, आप मुंबई जा नहीं पाओगे। तो जब मैं मुंबई गया तो मुझे एक्टर बनने के लिए मैं भागा नहीं घर से, मुझे भगाया गया था। तो आई एम लकी लाइक दैट। लेकिन मुंबई आने के बाद मुझे देयर वाज अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है। यहाँ के शहर में ऊर्जा बहुत है, एक कमाल की हवा है यहाँ की। अब ये मेरी कर्म भूमि है और ये मुझसे ज़्यादा, मैं इससे मुंबई से ज़्यादा प्यार करता हूँ, चंडीगढ़ से कम करता हूँ, क्योंकि जितना मुंबई ने मुझे दिया है शायद कोई शहर दे पाता। यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने लिए शर्त रखी, जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा मैं समुंदर की तरफ देखूंगा ही नहीं। तो 1 महीना जो भी है, मैं जब भी जुहू बीच से ऑटो निकलता था तो मैं ऐसे जाता था कि मैं देखूंगा ही नहीं।
तो थैंकफुली काम जल्दी मिल गया, नहीं तो अब तक ऐसे ही चल रहा होता। और मैं समंदर को देख के बोलता था कि मुझे काम चाहिए। हर एक का अपना अपना तरीका है। और आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि क्या है कि अच्छा एक्टर होना और अच्छे एक्टर को अच्छे रोल मिलना, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो आप में है और बहुत अच्छा। और आपने धर्मवीर भारती जी की अंधा युग के बारे में भी बात की, तो वो भी मैंने नादिरा बब्बर जी के साथ जब मैं थिएटर करता था तब भी मैंने वो परफॉर्म किया था, अश्वत्थामा का जो ये मेरा धनुष है, तो शायद आपको याद होगा तो। अब मुझे याद नहीं, इट्स अ वेरी लॉन्ग मोनोलॉग जो पहले स्टार्टिंग में बोल रहा था। बट Thank हाँ, आपने जो बोला, आई थिंक वो एक जिक्सॉ पजल होती है, हम कई बार उस पजल में फिट हो जाते हैं, वो ऐसा होता है। और उसे ही बोलते हैं राइट टाइम राइट प्लेस। उसका टैलेंट से लेना देना नहीं, आप जो कर सकते हैं वो आपकी लगन है, आपकी मेहनत है, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। सो यू कैन ओनली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। कंसिस्टेंसी हो, वही पुराने वर्ड्स, हार्ड वर्क हो, लेकिन उसके अलावा आपको छोड़ देना चाहिए। वो जो आप जब मुंबई में आए थे, ओम शांति ओम शायद रिलीज हुई थी, और उसमें वो जो शाहरुख का है वो एक्टर बनना चाहता है, और वो पोस्टर देख के तो मैंने सुना कि आपकी भी वही स्थिति थी कि आप पोस्टर देख के मैं भी एक दिन यहाँ पे आऊँगा वाला। ये हर एक की कहानी होती है। आई एम फॉर्चुनेट कि वो कहानी सच हो गई। मैं नया नया मुंबई आया था, ओम शांति ओम रिलीज़ हुई थी, तो मैं जब भी रोड से आता था कि यार यहाँ भी मेरा कोई पोस्टर लगेगा, और फॉर्चुनेटली ये इन्फिनिटी अंधेरी की बात है, विक्की डोनर का पहला पोस्टर वहीं लगा था। सो आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट। आई थिंक इट्स जस्ट गुड फॉर्चून। वो उस फिल्म का जो डायलॉग है कि अगर जब कामयाबी तो सारी कायनात फिर वो मिलना हासिल करने के लिए पीछे लगती है, तो वो वाला मतलब सही हो गया यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सही हुआ है वो। आयुष्मान, आपने बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं, बहुत सारे किरदार आपने प्ले किए, लेकिन आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? इतने आप अलग अलग फिल्म्स ट्राई करते हो, इतने अलग अलग कैरेक्टर्स आप ट्राई करते रहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए, सोशल कॉमेडीज जो हैं वो एक मेरा था स्टेपल जॉनर बन चुका है। उसको लोग आयुष्मान खुराना जॉनर बोल देते हैं कई बार। वो टैबू सब्जेक्ट्स, स्टेपल जॉनर, सोशल कॉमेडीज़, पर उसी जॉनर ने मुझे बनाया है एक तरीके से। पर कभी कभी आप 3-4 फिल्मों बाद कोशिश करते हैं कि अपने स्टेपल जॉनर से हटकर कुछ कोशिश की जाए। जैसे अंधाधुन, आर्टिकल 15, एक्शन हीरो, अनेक, ये ऐसी फिल्में हैं जो मेरे जॉनर से बहुत हटके हैं। ऑफ कोर्स मुझे मेरा फेवरेट जॉनर सोशल कॉमेडीज़ का लगता है, और क्योंकि उसका कनेक्शन ज़्यादा है लोगों के साथ, एक रिलेटिविटी फैक्टर है, और मैं खुश मिजाज फिल्में करना पसंद करता हूँ, जिसकी हैप्पी एंडिंग हो, लोग एंटरटेन हो, एंगेज हो। इसे मिडल ऑफ द रोड सिनेमा कहा जाता है आजकल, कि इसको क्रिटिकल एक्लेम भी मिलता है और लोगों का प्यार भी मिल जाता है। तो आई थिंक एक अच्छा जॉनर है ये। आयुष्मान, आपने कहा यहाँ पे आपने अभी कहा कि आज का दौर एक्टर बनने के लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है आज का, वो है, सच है वो, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये दौर सुपरस्टार बनने के लिए भी इतना अच्छा है? क्योंकि जो स्टारडम शाहरुख खान को मिला था, और कई सारे एक्टर भी इस बात को मानते हैं कि लास्ट सुपरस्टार शाहरुख खान है, क्योंकि अभी के दौर में फिल्में चलती है तो लोग सराहते हैं, लेकिन पिटती है तो उतना ट्रोल भी करते हैं, एक दिन में भूल जाते हैं। तो सुपरस्टार बनना अभी के दौर में आसान है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सुपरस्टार बनना तो वैसे भी आपके हाथ में होता नहीं है, लोगों के हाथ में होता है। आप अपनी तरफ से एक्टर बन सकते हैं, अच्छा अभिनेता बन सकते हैं। स्टार, सुपरस्टार, ये जनता के हाथ में है। अब एक विभाजन हो गया है माध्यमों में। एक तरीके की फिल्में थिएटर में रिलीज़ होंगी, एक तरीके की फिल्में OTT पे देखी जाएंगी। लेकिन उससे अब ये हो सकता है कि थिएट्रिकल सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलेगा, और जिनको मिलेगा वो सुपरस्टार बन सकते हैं और कहलाए जाएंगे। ये पर एट द सेम टाइम OTT पे भी बहुत स्टारडम है। तो ये विभाजन जो है, इसकी टोनालिटी में फ़र्क होगा। जो थिएट्रिकल रिलीजेस हैं वो एक वाइडर पैलेट को देखेंगे। OTT आप थोड़े नीश हो सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं। तो हर एक तरह का स्टारडम अलग होगा। लेकिन हाँ, जो सुपर स्टारडम, मेगा स्टारडम जिसे कहा जाता है, वो अब कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एक एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक्टर्स की सोशल मीडिया के ज़रिए। आप सब कुछ जानते हैं सबके बारे में, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सेसिबल हैं। लेकिन
अगर मैं नीचे से उठा हूँ तो मुझे मुझे लगता है कि मैं अगर एक्सेसिबल नहीं हूँ और अगर मैं लोगों से नहीं जुड़ा हूँ, अगर मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, तो मेरा जॉनर कैसे सर्वाइव करेगा? तो वो मैं अपनी बात यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मेगा स्टारडम आज के दौर में पहले से ज़्यादा मुश्किल है, डेफिनेटली। मुझे एक सवाल पूछना है कि आपने काफ़ी फिल्में ऐसी की है कि जो समाज के जो कुछ क्वेश्चंस है उन्हें स्पर्श करती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी है। तो कभी ऐसे हुआ है कि फिल्म आने के बाद उस समाज के कोई लोग आपसे आके मिले हैं, अच्छा हुआ इस विषय को आपने छुआ, आपने फिल्म बनाई? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि मोटापा ये तो कहने जाए तो हर एक घर की समस्या होती है, हर एक घर में होती है, लेकिन चिढ़ाया जाता है। तो ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको लेके भी आपने फिल्म की है, तो ऐसा कभी हुआ, ये एक्सपीरियंस किया आपने कि लोग आए, थैंक यू बोला आपको? ये हर तरीके के आपको ओपिनियंस मिलते हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी के बारे में फ़िल्म बना रहे हैं तो आपको हर तरह के ओपिनियंस मिलेंगे, क्योंकि आप पर वो इट्स नॉट अ लिव्ड इन एक्सपीरियंस फॉर मी। तो हमेशा से एक बात होती है, एक तो ऑफ कोर्स देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आल्सो, क्योंकि यू आर द फर्स्ट वन टू डू दैट फिल्म ऑन दैट सब्जेक्ट। सो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट को नॉर्मलाइज करने की जो भूमिका निभाई है फिल्मों ने, आई थिंक वो हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स हर एक फिल्म में कुछ कमी पेशी तो रह ही जाती है। और एज एन एक्टर ऑल्सो यू ऑलवेज इवॉल्विंग एंड लर्निंग अबाउट सर्टन थिंग्स। आप हमेशा जानने को इच्छुक होते हैं और सीखते रहते हैं, और वो सीखना चाहिए हमेशा, एंड यू ऑलवेज लर्निंग एज आई सेड। आप अपने लाइफ के प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? एक्टर बने रहना, मेंटेन रहना, मीडिया है जो हमेशा झांकती रहती है पर्सनल लाइफ में, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, ये सब प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर लाइफ सिंपल। अगर आप ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल रखेंगे, सहज रखेंगे, और मैं इतना मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, और जहाँ तक कि और वो प्रेशर्स मैं लेता नहीं हूँ। आई एम वेरी डिटैच्ड एज अ पर्सन व्हेन इट कम्स टू माय परफॉर्मेंसेस। अंधाधुन बधाइयों में एक टाइम पे शूट कर रहा था, लेकिन दोनों अलग अलग फिल्में थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिटैच्ड एज अ परफॉर्मर। आयुष्मान, आपने जितने भी फिल्में की है तो अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग आपने सब्जेक्ट लिए, लेकिन कभी आपने प्रॉप का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। कि जनरली एक्टर क्या करते हैं कि कोई जिम लगाता है, कोई सिक्स पैक, आप कोई अगर समझो आपको पहलवान रेसलर अगर करना है तो कोई मोटा बन जाता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ। आपकी कोई भी आपका रोल लीजिए, आपने किया बहुत बढ़िया है, लेकिन आप वो चीज़ पे ज़्यादा ये नहीं करते, ज़्यादा वेटेज उसको नहीं देते क्या? कि आप कौन सी भी आपका कैरेक्टर देखिए, आप लगते आयुष्मान खुराना ही हो। नहीं, ऐसा चंडीगढ़ का आशिकी में मैं 15 किलो भारी था, उसमें काफ़ी मैंने वेट गेन किया था, मसल गेन किया था। बाला में ऑफ कोर्स इट वाज ऑन रिसीडिंग हेयरलाइन, तो वो दैट वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर। एक्शन हीरो में एमएमए सीखी थी मैंने, बट वो अपने तरीके से होता है। बट डिपेंड करता है कि आपके कैरेक्टर में कितना एल्बो रूम है कुछ करने के लिए। अगर आप एक आम आदमी प्ले कर रहे हैं तो आप आम ही लगेंगे। अगर आप उसमें कुछ एक क्वर्क ऐड कर रहे हैं, वो फिल्म स्क्रिप्ट में अगर वो एल्बो रूम है तो आप वो कर सकते हैं। आयुष्मान, कभी भी आप ऐसे गरीब एक जैसे नौजवान रहता है, ऐसा आप कभी लग नहीं सकते? आपको ऐसा लगता है, या ऐसे कोई अभी तक आपको चुनौती वाला ऐसा रोल नहीं मिला? चुनौती वाले रोल, आर्टिकल 15 एक चुनौती वाला रोल था। दम लगा के एशिया में लोअर मिडिल क्लास था। ऐसा पता नहीं आप अब क्या बोलूँ मैं और इस एक पे। है कि ये जो मुंबई है, इसको हम सपनों की माया नगरी कहते हैं, और ज़्यादातर देखा जाता है कि महाराष्ट्रियन जो लड़के हैं जो एक्टर बनने के लिए बम्बई में आते हैं, और काफ़ी सारे साल स्ट्रगल करने के बाद देखा जाता है कि पेशेंस कम होते हैं या कुछ उसके वजह से वापस जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे पेशेंस को बरकरार रखें, या क्या करना चाहिए ऐसे लगता है? आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कभी आपको लगता है कि आप एक्टर हैं, लेकिन आपके साथ वाले को लगता है आप एक्टर नहीं हैं, तो यू शुड नॉट बी अराउंड येस मैन। आपको एक बहुत क्रिटिकल लेंस से लोग देखें, वो बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं अपने बैचमेट्स के साथ हूँ, 50 लड़के हैं उसमें, आई वॉज एन ऑल बॉय स्कूल, तो वो खुलकर प्यार देते हैं, गाली देते हैं, और उस तरीके के लोग आपके आसपास होने चाहिए। और कभी कभी जाने का वक्त होता है, कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई को रहना चाहिए, प्रैक्टिकल कॉल है।
अगर आपको लगता है कि आपका घर वापस जाना ज़रूरी है तो चले जाइए, वो आपके लिए बेहतर है। इट रियली डिपेंड्स। आपको बचपन से लोग बोलना शुरू कर देंगे, हाँ ये तुम एक्टर हो भाई। आपको खुद को लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये इट्स अ मास मीडियम। जनता को लगना चाहिए कि आप एक्टर हैं, आप अच्छा काम करते हैं। वो आपके टीचर्स को लगना चाहिए, बचपन में आपके दोस्तों को लगना चाहिए। सो वो बचपन से ही वो सीड आपके अंदर आ जाता है। आयुष्मान, आपने हमेशा एक अलग परिभाषा की मूवीज़ की है और हमारे यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ अलग दे दो तो लोगों को पसंद नहीं आता है जल्दी, और आपने स्पेशली सोशल टॉपिक पे काम किया है, पर फिर भी आपने हर एक लड़की के मन में, हर एक लड़की के दिल में जगह बनाई। वो कैसे फिट कर पाए आप खुद को वहाँ पर? ये मैंने कोशिश तो बिल्कुल नहीं की अपनी तरीके से। ऐसी कोशिश बिल्कुल नहीं थी। वो जो कैरेक्टर था उसको जिया है बस, और उसमें जितना मैं अर्नेस्ट हो सकता हूँ वही किया है, और वो कैरेक्टर ने ही प्यार दिया है। उसका मेरी तरफ से कोई एडिड आई डोंट नो इम्प्रोवाइजेशन तो होती है, पर इट्स बेसिकली द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर। द कैरेक्टर इज लवेबल। समटाइम्स मैं इम्परफेक्ट कैरेक्टर ज़्यादा प्ले करता हूँ, तो इम्परफेक्ट कैरेक्टर को एक तरीके से एंडियरिंग बनाना मुश्किल होता है, पर मैंने अपने तरीके से कोशिश नहीं की है उसको एंडियरिंग बनाने की, क्योंकि यू शुड बी ट्रू टू द स्क्रिप्ट। अगर वो इंसान जैसे फर्स्ट हाफ में चंडीगढ़ के आशिकी में मेरा कैरेक्टर बहुत बुरा था, तो उसको बुरा रहने दिया ताकि उसकी रिडेम्पशन बाद में हो। आयुष्मान, आखिरी सवाल ही होगा ये कि आप जब मुंबई आए तो पहली बार ज़िंदगी में सबसे पहली बार जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में आपके मन में, महाराष्ट्र के बारे में, मराठी मानुस के बारे में आपके मन में क्या इम्प्रेशंस थे, और यहाँ आने के बाद उसमें से कितने सही निकले, कितने गलत साबित हुए? मुंबई शुरू से ही एक फैंटेसी लैंड रहा है मेरे लिए। बचपन से ही मुंबई आने की तमन्ना थी, और जैसी पश्चिम एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो चंडीगढ़ से मुंबई आती है, मैं कॉलेज में था उस टाइम पर, 2002 में शायद पहली बार आया था मैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ की धरती को नमन किया मैंने कि ये मेरी कर्म भूमि होने वाली है। और इतनी ओपन, मतलब खुले हाथों से जो मुंबई ने स्वागत किया है, वो शायद ही किसी, तभी सपनों की दुनिया शहर कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सपनों की कोई सीमा ही नहीं है। जितना आप सोचते हैं आपको उससे परे मिल सकता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये चाहे सिर्फ एक्टर की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में। तो आपको अब मुंबई आके लगभग 15 साल हो गए लगभग, तो आप मुंबई को, और मुंबई से भी ज़्यादा मैं कहूँगा मराठी भाषा, मराठी कल्चर, मराठी मानुस, उसके बारे में, मराठी खाना, आप क्या क्या जानते हैं? आप मतलब उसके बारे में आपको क्या लगता है? ज़्यादा मुझे महाराष्ट्र से मेरा जो एक साक्षात्कार हुआ था वो पुणे में हुआ था। अच्छा। अंधाधुन। हाँ। क्योंकि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ हर तरीके के लोग हैं, हर मज़हब के, हर संस्कृति के, हर भाषा बोलने वाले। लेकिन पुणे जब गया मैं, अंधाधुन में 1 साल तक चली थी वो फिल्म। 1 महीना शूट करते थे, वापस आ जाते थे, तो बहुत लंबी चली। कहाँ रहते थे पुणे में? तो प्रभात रोड के आसपास काफ़ी शूट किया हमने, तो वो मेरी फेवरेट जगह है वहाँ पर। तो उधर, वहाँ पर चाहे वो महाराष्ट्रन खाना हो, वहाँ की संस्कृति हो, वहाँ की मराठी बहुत प्योर है। यहाँ की मराठी मुझे समझ आती, वहाँ की समझ ही नहीं आती। तो मुझे लगा हाँ, मराठी तो मतलब है तो देवनागरी, लिखने में तो सेम, लिखने में सेम है, तो कई बार वर्ड्स भी आपको सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन पुणे में इतनी ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट शुद्ध मराठी बोलने को, सुनने को मिलती है, वो सर से ऊपर निकल जाती है। लेकिन एक सिंप्लिसिटी है महाराष्ट्र में जो उत्तर भारत से बहुत विपरीत है। अगर वहाँ पर आपके पास इतना है तो आप दिखाते इतना है। सीरियसली, ये उत्तर भारत की एक खासियत कहें, या फिर आप जो मर्जी करें। एक कहानी मुझे सुनाई गई थी, लास्ट मुगल मैंने पढ़ी थी, बहादुर शाह जफ़र की। उनकी जब बेटे की शादी हुई थी, वो पूरे कंगाल थे, लेकिन शादी ऐसी हुई थी कि पूरे भारत ने देखी थी, और सब कर्ज पे हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र में एक सिंप्लिसिटी है, आप जैसे हैं वैसे नज़र आते हैं, और वही सद्भावना आपको नज़र आती है लोगों में। सो इट्स ब्यूटीफुल। तो मैं एक मराठी मानुस खुद बन चुका हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर आकर। तो आपको वड़ा पाव ज़्यादा पसंद है कि मिसल पाव?
मुझे वड़ा पाव ज़्यादा पसंद है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मुंबई से हम ट्रेन में आते थे दिल्ली से चंडीगढ़ से मुंबई और पैसा इकट्ठा होता था, मुंबई से गोवा जाते हुए रत्नागिरी आती है जगह, बहुत बड़ा उसका स्टेशन है, तो वहाँ अपना स्टे हम एक्सटेंड कर देते थे। हम एक्चुअली बिना टिकट के ट्रैवल करते थे वहाँ पे। न्यू ईयर्स के टाइम पर इतनी खचाखच ट्रेन भरी होती है, किसी को पता नहीं चलता किसके पास टिकट है। तो वो 8 घंटे की जर्नी खड़े होकर हम ट्रैवल करते थे पैसा बचाने के चक्कर में, और रत्नागिरी पे रुक जाते थे कि चलो अगली ट्रेन में जाएंगे। 8 घंटे रत्नागिरी स्टेशन में पड़े रहते थे, और वहाँ पे उसल पाव मिसल पाव, हमें अभी ये पता ही नहीं था नाम क्या है, तो हर एक आइटम टेस्ट करते थे और वैसी फीलिंग आती थी। तो ये एक महाराष्ट्र को एक्सप्लोर मैंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे किया है। अब आप जब मतलब मुंबई आए 2007-8 में आए थे तो अकेले, अब जब भी आप जाते हो तो आपके अगल बगल में इतने सारे लोग चलते हैं, आपके स्टाफ, आपके सेक्रेटरीज, ये वो कैसा लगता है? सच में मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, पर ये मेरी मैनेजर है सुनीता डिसूजा, ये औरत जीने नहीं देती। Of course, she plays a major part in script selection by the way. 2 महिलाएं हैं मेरी ज़िंदगी में, ताहिरा कश्यप खुराना मेरी बीवी और सुनीता डिसूजा जो स्क्रिप्ट्स पढ़ती हैं, और इनको स्क्रिप्ट्स का और एक फीमेल गेज बहुत ज़रूरी है। एक प्रोग्रेसिव फिल्म के लिए एक महिला का नज़रिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी आई थिंक हम आगे बढ़ेंगे। तो ये स्टाफ करेक्ट है, ये मुझे अकेले जाने नहीं देती कहीं पे। मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले बैक पैक करके निकल जाऊँ। इंडिया में नहीं हो पाता, लेकिन अब बाहर कर लेता हूँ। लेकिन ये आई वांट टू एक स्पेस। अच्छा भी लगता होगा क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ये कभी सोचा ये एक आई थिंक इट्स अ व्हाट डू यू कॉल, एक नेसेसरी इविल है। मैं ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं फेम के लिए या फिर इस कैवलकेड के लिए, ऑन्टराज के लिए, तो आपका बेसिक ही गलत है मुझे लगता है। आप एक्टर बनते हैं क्योंकि आपको एक्टिंग करना पसंद है, ये सब एड ऑन्स हैं उसके बस। अब लास्ट नहीं आप पूछिए, मेरे को मज़ा आ रहा है बहुत है बात। आई एम रियली लविंग इट। ये सवाल कम पूछे जाते हैं वैसे। नहीं, अब ऐसा है ना कि वैसे देखा जाए तो एक्टिंग पसंद थी, मुंबई में आना था, हीरो बनना था, वो तो सब हो गया, क्या छूट गया? जैसे मैंने बोला कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे लगता नहीं कुछ छूटा है। सब कुछ सबको लेके ही चला हूँ आगे मैं। तभी आई थिंक आपको ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग तो चल रही है, जब तक आप ज़िंदगी नहीं जी रहे तो एक्टिंग नहीं कर सकते, आप स्टेल हो जाएंगे मुझे लगता है। ये जो सवाल है ना, ये लोडेड है, क्योंकि इस टाइप का सवाल जब पूछा जाता है ना, तो लोग फिर गांव की वो गलियां, वो सारे वो शुरू करते हैं। मैं जाता रहता हूँ चंडीगढ़, हर 3 महीने वहीं पे होता हूँ मैं। अच्छा। अभी पुराने दोस्तों से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, रात को गेड़ी पे चले जाता हूँ। गेड़ी बोलते हैं हम चंडीगढ़ में जब ड्राइव पे जाते हैं तो अभी भी वो सब कुछ करता हूँ मैं। अच्छा, तो इसलिए मतलब वो मिस नहीं करते? नहीं, बिल्कुल मिस नहीं करता। तुम्ही ना पक्के मुरलात इथे महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये। कारण ज्या सहजतेनं, जिस आसानी से आपने पुणे आणि मराठी माणूस न का उच्चार है ना बहुत ही कठिन माना जाता है। बड़े बड़े लोगों को वो आसानी से वो नहीं कर पाते जो मराठी नहीं है। तर तुम्हाला तो उच्चार आला म्हणजे तुम्ही पक्के या मातीमध्ये मुरलेला आहात। आणि आयुष्यात तुमच्या गोष्टी तुम्ही खूप पॉझिटिव्हली करता, खूप आत्मविश्वासानं करता, म्हणून तुम्हाला हे यश मिळू शकलं आहे। आप हमेशा आयुष्मान रहे, हमेशा भाग्यशाली रहे, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हाँ, सबकी फरमाइश है, सबकी चाहत है कि जाते कुछ तो सुनना जरूर चाहेंगे। ओके। ओ वाह, क्या बोलूँ मैं। एक अभी मैंने कुछ लिखा था 2 साल पहले, और मैंने 2 दिन पहले पढ़ा भी है वो मैंने एक इवेंट पे। इट्स कॉल्ड अलमारी की खुशबू। अलमारी की खुशबू एक थॉट है बस। बहुत दिनों बाद तुम्हारी अलमारी खोली, बहुत दिनों बाद तुम्हारी अलमारी खोली और मिला तुम्हारी खुशबू से। बहुत दिनों बाद तुम्हारी अलमारी खोली और मिला तुम्हारी खुशबू से, वो खुशबू जिसे जानता हूँ, पहचानता हूँ तुमसे भी बेहतर। और वो खुशबू रह जाती है तुम्हारे जाने के बाद भी।
आज मेरा मन कर रहा है कि उस खुशबू को एक बक्से में बंद करके ले जाऊंगा अपने साथ और रोज़ मिलूंगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा और रोज़ मिलूंगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर, थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.